सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम लोग ETH से एक्सप्रेस करेंगे, एंड एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है, देन ओनली प्रोडक्ट फॉर्म होता है। और कोलिजन थ्योरी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर देता हूं कि किसी भी रिएक्शन के लिए पार्टिकल्स का यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो है कोलिजन थ्योरी में है कि रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन होना चाहिए। अब एक्चुअली सारे कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मिनिमम फैक्टर्स हैं जिसपे रिएक्शन की फिजिबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले फैक्टर से स्टार्ट करते हैं, जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं? इट इज द मिनिमम एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू मेक द कोलिजन्स इफेक्टिव। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन करके एक नया वर्ड आया। अब इसका मीनिंग क्या होता है? जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो सारे कोलिजन्स में प्रोडक्ट नहीं बनता। जिन कोलिजन्स में प्रोडक्ट बनता है उन्हें इफेक्टिव कोलिजन्स बोलते हैं। यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी है जो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए ताकि कोलिजन के टाइम पे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। आवर सेकंड टर्म इज एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज EA। नाउ एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी दे आर रिलेटेड। एक्टिवेशन एनर्जी भी एक मिनिमम एनर्जी है जो कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करता है या फिर हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन करने के लिए जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए उससे कम एनर्जी प्रेजेंट हो। सो आफ्टर गेटिंग एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल बन जाती है ताकि उसका कोलिजन इफेक्टिव हो। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मिनिमम एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द reactant molecules so that their energy becomes equal to threshold energy. So we can say that कि threshold energy की वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी। तो इन दोनों के अगर हम बीच में रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यहां पे ER जो है, दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट्स, लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली रिएक्शन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। दैट्स व्हाई एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड करके हम लोग रिएक्टेंट के एनर्जी में थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाते हैं ताकि जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव हो और प्रोडक्ट बन सके। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। दैट मींस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर देता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसे डिसाइड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसा हो। बिकॉज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और काइनेटिक का बेसिक फंक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना। तो सबसे पहले ये मेंशन कर देते हैं, if activation energy is low, that means किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिएक्शन करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। ओके, मैं यहां मेंशन कर देता हूं, लेस एनर्जी इज नीडेड। दैट मींस एक्सटर्नल एनर्जी जो सप्लाई करनी है वो लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड है। दैट मींस ऐसे रिएक्शंस की रेट क्या होगी? फास्ट होगी, बिकॉज ऑलरेडी इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी है और एक्सटर्नल एनर्जी जो चाहिए वो भी लेस अमाउंट में चाहिए। वाइल इफ एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, दैट मींस कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी खुद की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी लेस है और रिएक्शन करने के लिए दे नीड मोर एनर्जी। सो वी कैन राइट मोर एनर्जी इज नीडेड। दैट मींस एक्सटर्नली हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। इन दैट केस रेट ऑफ रिएक्शंस जो होंगे विल बी स्लो। तो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स वी कैन से जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है उनका रेट हाई होता है
एंड जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है उनका रेट स्लो होता है। नाउ जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है ये एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद बनता है। दैट मींस इन कंपाउंड्स में हाई एनर्जी होती है, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल, और इन्हें हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो कि डिकम्पोज होके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को डिफाइन कर देते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर हाई एनर्जी intermediate compounds formed by absorbing energy, और ये एनर्जी होगी एक्टिवेशन एनर्जी by the reactant molecules। अब क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर अनस्टेबल। वी नो दैट कि केमिस्ट्री का रूल है कि जिन सब्सटेंसेस के अंदर, जिन स्पीशीज के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी दे विल बी अनस्टेबल, और वो एनर्जी लूज करके स्टेबल बनेंगे। So we can write activated complex has high energy and are unstable, so they dissociates fast to form products। Now इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दैट इज H2 आयोडीन के एक मॉलिक्यूल दैट इज I2 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट में हमें मिल रहा है दो मॉलिक्यूल्स HI के। अब इस रिएक्शन को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से समझते हैं। नाउ सपोज ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये कंबाइन हो रहा है आयोडीन के मॉलिक्यूल से, सो दिस इज आयोडीन मॉलिक्यूल। नाउ इनके कॉम्बिनेशन से एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स शो कर देता हूं, जो कि होगा हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी हाई है और ये अनस्टेबल है, सो ये इमीडिएटली डिकम्पोज होगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट विल बी HI फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड HI का सेकेंड मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हमने दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसीडर किए थे जो कि H2 और I2 है, दे आर रिएक्टेंट्स। लास्ट में हमें जो दो मॉलिक्यूल्स मिले HI के, दे आर प्रोडक्ट्स, और बीच में जो हमें एक इंटरमीडिएट मिला जो कि दोनों रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना, दिस इंटरमीडिएट इज एक्चुअली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई है। दैट मींस रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बने और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के डिकम्पोजिशन से प्रोडक्ट बना। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम इसमें काइनेटिक्स का रूल अप्लाई करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिएक्शन जो है वो दो स्टेप्स में हुआ है। फर्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट जो है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और सेकंड स्टेप में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट बना। एक्चुअली फर्स्ट स्टेप में जो कंपाउंड बन रहा है जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है दैट इज अनस्टेबल, और केमिस्ट्री का दूसरा नाम है स्टेबिलिटी। तो केमिस्ट्री में जब कोई चीज अनस्टेबल बनेगी देन वो स्टेप स्लो होगा, और जब अनस्टेबल से स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा देन वो स्टेप फास्ट होगा। तो उससे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो स्टेप नंबर 1 है जहां पे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके अनस्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दैट स्टेप इज स्लो, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अंदर हाई पोटेंशियल एनर्जी होने के कारण वो डिकम्पोज हो जाएगा और स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा जो कि प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई सेकंड स्टेप जो है ये होगा फास्ट। सो दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म